हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड अध्याय है हमारा 4 और हमारे छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद। और हम उनकी जो कविता है आत्मकथ है उसको हम पढ़ चुके हैं भावार्थ और शब्दार्थ के साथ। उसी जो उनकी कविता आत्मकथ है उसमें से जो प्रश्न उत्तर हमारी पाठ्य पुस्तक में आए हैं हम आज उन प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज हम आत्मकथा के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था। मतलब कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है या क्यों बचना चाहता था। देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो ये हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद है, ये छायावादी कवि हैं। उन दिनों मुंशी प्रेमचंद्र जी एक हंस नामक पत्रिका निकाल रहे थे। उस पत्रिका में मतलब जो बड़े बड़े लेखक या कवि थे उन्हें अपनी आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। तो उन्हीं दिनों जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी थी। कामायनी एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। तो इनके मित्रों ने इनसे आग्रह किया कि क्यों ना जयशंकर जी आप भी अपनी आत्मकथा लिखें। लेकिन कवि जयशंकर प्रसाद थे वो अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाह रहे थे। क्यों बचना चाह रहे थे वो हम यहाँ देखेंगे। देखो कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाह रहे थे क्योंकि यहाँ उसे अपनी दुर्बलताओं और कमियों का उल्लेख करना पड़ेगा। यानी कि कवि इसलिए बचना चाह रहे थे कि कवि अपनी कमजोरी यानी अपनी दुर्बलताओं और अपनी कमियों का उल्लेख करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन यदि वो आत्मकथा लिखते तो उन्हें क्या करना पड़ता, उन्हें अपनी दुर्बलताओं और कमियों का उल्लेख करना पड़ता। वही आत्मकथा लिखने से कवि क्या सोच रहे थे कि यदि मैं आत्मकथा लिखूंगा तो आत्मकथा लिखने से कवि की पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। जिन यादों के सहारे वो केवल जी रहे थे, जिन यादों को वो मौन रह करके भूल जाना चाह रहे थे, उन्हीं यादों को वो ताज़ा नहीं करना चाह रहे थे। इसलिए वो अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाह रहे थे। साथ ही आत्मकथा कवि सोच रहे थे कि आत्मकथा पढ़ने वाले उसके बारे में जान जाएंगी। यानी आज तक लोग कवि के बारे में क्या जानते थे, उन्होंने अपने दिमाग में जयशंकर प्रसाद जी के प्रति क्या अपनी मतलब वो बना रखी थी, उनकी रूपरेखा बना रखी थी कि कवि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन कैसा है। लेकिन कवि ये सोच रहे थे यदि मैं अपनी आत्मकथा लिख दूंगा तो मेरी दुर्बलता और कमजोरियों के साथ साथ लोग मेरे जो अंदरूनी जीवन है, मेरा जो निजी जीवन है उसके बारे में भी जान जाएंगे और मैं स्वयं उपहास एवं व्यंग का पात्र बन जाऊंगा। यानी लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मेरा मजाक बनाएंगे। तो हम इसको इस भाषा में भी लिख सकते हैं कि कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि यहाँ उसे अपनी दुर्बलताओं और कमियों का उल्लेख करना पड़ेगा। यानी आत्मकथा लिखेंगे तो दुर्बलता और कमी जो हमने अपने जीवन में जिया है वो लिखना पड़ेगा। साथ ही आत्मकथा लिखने से उनकी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। यानी जिन यादों को वो भूल जाना चाहते हैं वो यादें पुनः ताज़ा हो जाएगी, जिससे आत्मकथा पढ़ने वाले क्या करेंगे, उनके बारे में जान जाएंगे और वह स्वयं उनके उपहास और व्यंग का पात्र बन करके रह जाएगा। इसलिए कवि अपनी कमजोरियों को उजागर न करने के कारण आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा या कवि ऐसा क्यों कहता है। मतलब आत्मकथा सुनाने, जब उनके मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए तो उन्होंने अपने मित्रों से कहा अभी आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में समय नहीं है। कवि ऐसा क्यों कहता है। देखो कवि इसलिए कहते हैं ऐसा क्योंकि आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी उन्होंने अपने जीवन में ऐसी कोई महान उपलब्धि प्राप्त नहीं की है। कवि के अनुसार, किसके अनुसार, कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार मैं अपनी आत्मकथा अभी नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने अपने जीवन में अभी कोई महान उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिस उपलब्धि का मैं यहाँ बखान करूँ या उसे अपनी आत्मकथा के रूप में लिखूँ। साथ ही वो इसलिए भी नहीं लिखना चाहते कि जिस महान उपलब्धि को उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, कुछ भी उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, तो उसे दूसरों को कैसे सुनाएं। तो वह अपनी कथाओं को भुलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। यानी उनके निजी जीवन में, उनके युवा जीवन में जो भी उनकी कथाएं थी उनको बुलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी क्या है, अभी कवि की वेदना और व्यथा सोई हुई शांत पड़ी है। यानी अभी उनका कुछ समय पूर्व उनका युवा अवस्था का जो सुखी पूर्वक जो जीवन था जो अचानक दुख में बदल गया वो अभी निकल के गया है। तो उनकी जो व्यथाएं हैं अभी शांत पड़ी है। यानी वो अभी एकदम शांत है और उन्हें फिर से हरा करने के वो इच्छुक नहीं है। तो यानी कवि अभी आत्मकथा सुनाने के किसमें नहीं है, पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी कोई महान उपलब्धि भी प्राप्त नहीं की है। दूसरी उनकी जो व्यथा है
जो उनकी मौन व्यथा है वो भी अभी शांत सोई पड़ी है। साथ ही वो क्या करना नहीं चाहते हैं, अपनी वेदना व्यथाओं को फिर से हरा करना नहीं चाहते हैं। देखो बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय। स्मृति का मतलब होता है यादें। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं, स्मृति को पाथे, पाथे का अर्थ होता है रास्ता। स्मृति यानी जो यादें हैं उनकी, उनको वो अपने रास्ता कैसे बना रहे हैं उसके बारे में कवि का क्या आशय या कवि क्या कहना चाहते हैं। देखो, स्मृति को पाथे अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा या संबल बनाने का आशय यह है। यानी स्मृति जो यादें हैं, उन यादों को कवि क्या कर रहे हैं, अपना सहारा बना रहे हैं, अपना आधार बना रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के यादों को अपना आधार बना रहे हैं। उसका आशय यह है कि कवि अपने बीते हुए जीवन की मधुर और सुखद स्मृतियों के सहारे ही जीना चाहता है। यानी जो उनका युवावस्था का निजी जीवन था, जो बहुत सुखपूर्वक वो जी रहे थे, उसी जीवन को वो अपने जीवन का आधार बनाना चाहते हैं और उसी जीवन के सहारे वो जीना चाहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें हमको भाव स्पष्ट करना है। देखो बच्चों, हम जो पद्यवाक्य पढ़ के आए हैं कविता का, उसमें हम शब्दार्थ और भावार्थ के साथ पढ़ के आए हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यदि कहीं भी कोई पंक्तियाँ हो पद्यवाक्य की, वो पहले हम उसका भाव स्पष्ट करते हैं, यानी उसका भावार्थ क्या है, फिर उसके बाद में उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करते हैं कि उसमें कौन कौन से अलंकार आए हैं, कौन से रस आए हैं, किस तरह की उसकी भाषा है। तो यहाँ हमसे पाठ्य पुस्तक में केवल इसका भावार्थ पूछा गया है, यानी इन पंक्तियों का अर्थ पूछा गया है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। देखो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि का जो युवावस्था का जो अपना दाम्पत्य जीवन था, उस जीवन को जब वो जी रहे थे, उस जीवन के बारे में कवि ने यहाँ बताया है कि इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि अपने जीवन में प्रिया के प्रेम रूपी जिन सुखद क्षणों की उन्होंने प्राप्ति की आशा की थी, यानी मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जा गया, यानी वो सुखद क्षण जो अपनी वो प्रेयसी अपनी प्रेमिका के साथ जीना चाह रहे थे, उनका जब वो स्वप्न देख रहे थे तो वो स्वप्न वाला सुख उनको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो जब स्वप्न चल रहा था सुखद स्वप्न, उसी बीच में कवि की नींद खुल गई और आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। यानी जो सुख उनके आलिंगन में आ रहा था, जो उनके बिल्कुल समीप आ रहा था, वो जो सुख उनके गले लगना चाह रहा था, वो सुख कवि के जागने से को कवि को छोड़ करके चला गया। तो कवि क्या कहते हैं, वे सुखद क्षण उसके आलिंगन में आते आते उससे दूर हो गए, यानी उनके समीप आते आते वो सुखद क्षण उनके गले लगते लगते उनसे दूर हो गए। और इससे कवि को क्या लगा कि संसार में जो सुख की कल्पना है वो एक छलावा मात्र है। क्या है? छलावा मात्र है, यानी स्वप्न रूपी सुख है। कैसा है स्वप्न रूपी? यानी हम नींद में सोए हैं और हम उस सुख रूपी स्वप्न को देख रहे हैं और देखते देखते जब हम जाग जाते हैं तो वह हमारे लिए वो सुखद जो क्षण होते हैं वो छलावा मात्र लगते हैं। तो क्या कर रहा है वो सुखद क्षण? वह थोड़ी सी झलक दिखलाकर हमसे दूर हो जाता है। तो इन पंक्तियों का भाव ये है कि कवि अपने जीवन में कवि ने जो आशा की थी कि मुझे वो सुखद क्षण प्राप्त होंगे, वो सुखद क्षण आए कवि के पास, लेकिन जैसे ही कवि ने उन सुखद क्षणों को अपने गले लगाना चाहा, वो उसे छोड़ करके भाग गए। हम इसका अब ख पाठ देखेंगे। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। देखो यहाँ कवि किसकी बात कर रहे हैं? कवि अपनी उस प्रेमिका की बात कर रहे हैं जिसके साथ वो सुखद जीवन जी रहे थे। तो कवि के कथन का भाव यह है कि वो दिन भी क्या दिन थे जब वो अपनी प्रेमिका या प्रिया के साथ मधुर चांदनी में बैठकर बातें करने के साथ साथ खूब खिलखिलाकर हंसा करते थे। जिसके अरुण कपूलों की, अरुण कपूलों मतलब जिसके लाल लाल गाल, अरुण का मतलब क्या होता है? अरुणामी लालिमा, यानी सूर्य की जो लालिमा होती है ना उसको कहते हैं। तो उसके अरुण कपूलों की यानी उसके सुंदर गालों की मतवाली सुंदर छाया में बैठकर कवि उनसे खिलखिलाकर हंस हंस कर बातें किया करते थे। अनुरागनी उषा लेती थी नि सुहाग मधुमाया से, यानी उनकी जो प्रेयसी थी उनके गाल इतने सुंदर थे, इतने गुलाबी और लाल थे कि प्रातःकालीन जो उषा होती है, सूर्य होने से पहले जो लालिमा छाती है, वो लालिमा भी अपना लाल रंग कवि की प्रेमिका के गालों से
लिया करती थी। तो मतलब कवि बता रहे हैं कि मेरी जो प्रेयसी थी या प्रिया थी वो बहुत सुंदर थी, मैं उसके साथ अपना सुखद जीवन व्यतीत किया करता था। और प्रिया का मनमोहक मुख सौंदर्य, यानी उनके मुख का सौंदर्य इतना अच्छा था कि उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर मस्त कर देने वाला था। यानी उषाकालीन जो लालिमा थी, अनुरागिनी उषा लेती थी निस्वाग मधुमाया से, उषाकालीन जो लालिमा थी वो भी उनकी प्रिया के गालों से वो लालिमा लिया करती थी। हमारा अगला प्रश्न है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। देखो, कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, वो लिखना नहीं चाहते हैं लेकिन लिख रहे हैं अपने उस निजी जीवन के बारे में जो कि बीत चुका है। तो कवि इस कथन के माध्यम से कह रहे हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, कि अपने निजी प्रेम के मधुर क्षणों को सबके सामने कहने के लिए मैं कैसे लाऊं। यानी जो निजी जो अपने क्षण होते हैं अपने जीवन के, वो सबके सामने कहने के लिए नहीं होते, वो हमारे अपने स्वयं के निजी क्षण होते हैं। तो क्योंकि वो मधुर क्षण होते हैं इसलिए कवि कह रहे हैं कि दाम्पत्य प्रेम की कहानी व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है। दाम्पत्य प्रेम यानी पति और पत्नी का जो जीवन होता है वो उनका अपना निजी जीवन होता है, उसमें कभी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और यदि कवि अपनी आत्मकथा के रूप में उनको सामने लाता है अपने दाम्पत्य जीवन को, तो यह कवि को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए कवि अपनी आत्मकथा में उन क्षणों के बारे में कुछ लिखना अनावश्यक समझता है। यानी कि जब आत्मकथा जब लिखी जाती है तो कब से लिखी जाती है, जब से इंसान को समझ आने लगती है कि मैं भी एक जीव हूँ, तब से लेकर के और तब तक वो जीवित चल रहा है, तब तक कि जो हमारे जीवन में घटनाएं घटी है उनको लिखा जाता है। तो उसमें निजी जीवन की घटनाएं भी आ जाती है। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं मैं अपने निजी दाम्पत्य जीवन की घटनाओं को लिखना पसंद नहीं कर रहा हूँ और ना ही लिखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वो यहाँ अपनी आत्मकथा में लिखनी होगी। वैसे भी क्या है, कवि का जो दाम्पत्य जीवन था वो पूरी तरह सफल नहीं रह पाया था। देखो बच्चों, मैं आपको हर प्रश्न को समझा करके बता रही हूँ। जो भाषा यहाँ लिखी हुई है आपको उस भाषा में उत्तर लिखना है। मेरा समझाने का जो तरीका है वो अलग हो जाएगा थोड़ा सा, मैं केवल समझा रही हूँ, लेकिन आपको भाषा केवल ये लिखनी है अगर परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो। देखो, कवि इस कथन के माध्यम से, क्या कथन है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो कवि इस कथन के माध्यम से यह कहना चाहता है कि निजी प्रेम के मधुर क्षण सबके सामने कहने के लिए नहीं होते हैं। ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि दाम्पत्य प्रेम की कहानी, दाम्पत्य का अर्थ मैंने आपको बताया पति पत्नी का जीवन, कहानी व्यक्ति की एक निजी संपत्ति होती है, उसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए आत्मकथा में उन क्षणों के बारे में कवि के अनुसार कुछ भी लिखना अनावश्यक है। अतः वैसे भी कवि का दाम्पत्य जीवन पूरी तरह सफल नहीं रहा, इसलिए कवि अपने उन क्षणों को आत्मकथा में लिखना नहीं चाहता है। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। मैंने आपको बताया, पहले हम पंक्तियों को शब्दार्थ और भावार्थ के साथ पढ़ते हैं, यानी पंक्तियों का भाव समझते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या काव्यगत विशेषताएं आई है। काव्यगत विशेषताएं जैसे इसकी भाषा कैसी है, शैली कैसी है, अलंकार कौन से आए हैं, रस कौन सा आया है, और भाषा की योजना कौन सी बन पड़ी है, ये सब होती है काव्यगत विशेषताएं। तो हम जो हमारी आत्मकथ्य कविता है जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, उसमें काव्य की कौन कौन सी विशेषता आई है उनको हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले कविता की भाषा कैसी है, शुद्ध है, साहित्यिक है और खड़ी बोली है, यानी ब्रज भाषा और अवधी भाषा का इसमें कोई प्रयोग नहीं हुआ है। आप जब देखो उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, बिल्कुल साफ साफ खड़ी बोली के शब्द लिखे गए हैं। साथ ही तत्सम शब्दों की प्रधानता है, एक भी शब्द इसमें तद्भव का नहीं आया है। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो कि खड़ी बोली के शब्द होते हैं। जैसे इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अब आप ये सारे शब्द देखो, इस गंभीर अनंत नीलिमा असंख्य जीवन और इतिहास, ये सारे शब्द कैसे शब्द हैं, ये सारे शब्द तत्सम शब्द हैं। दूसरा देखो, कविता में संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से भावों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है, यानी भावों की जो अभिव्यक्ति हुई है संकेतों के माध्यम से और प्रतीकों के माध्यम से हुई है। जैसे गालों की लालिमा किससे बताई,
जो प्रातःकालीन उषा होती है उससे गालों की लालिमा को प्रतीक किया है, संकेत दिया है, नहीं दिया है। जैसे तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति का मतलब क्या संकेत दिया है, यानी खाली जीवन। क्या संकेत है, खाली जीवन का। ये प्रतीक है गागर जीवन का, रीति खाली। सुख पाओगे मतलब क्या, तुम देख करके सुख पालोगे। कभी अपने दोस्तों से कहते हैं तुमको बल्कि दुख होगा ये देख करके कि मेरे जीवन की जो गागर है, जो घड़ा है मेरे जीवन का, बिल्कुल खाली है। तो क्या है, यहाँ पर संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से भावों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। अब आप अगला देखो, कविता की भाषा में छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कवि छायावादी जो कविताएं थी उसके प्रमुख स्तंभ थे। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, ये छायावादी शैली है। देखो, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, यानी जो सुंदर वाली चांदनी रात थी उनकी मैं उज्ज्वल गाथा, उज्ज्वल यानी इतनी सफ़ेद सुंदर जो गाथाएं हैं, बिल्कुल जो निष्कलंक गाथा है, उनको मैं कैसे गाऊं। अगला है प्राकृतिक उपमानों का। प्राकृतिक उपमानों का बहुलता से प्रयोग किया गया है, जैसे पत्तियाँ, नीलिमा, चांदनी रात, उषाकालीन लालिमा, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक उपमान है। अलंकारों का सहज प्रयोग भी बहुत सुंदर है, जैसे मेरी मौन। मेरी मौन में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। क्यों, क्योंकि मैं शब्द की, मैं वर्ण की यहाँ आवृत्ति हुई है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, यानी मौन व्यथा। मौन व्यथा कैसे सोई है, थक करके सोई है। मौन व्यथा कभी थक करके सोती है, नहीं सोती है। यानी आदमी जब थक जाता है तो वो चुपचाप सो जाता है। तो कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, इसमें भी मानवीकरण अलंकार है। यानी सरलता, यानी जीवन का जो सहज सरल जीवन है उसको यहाँ सरलता से इंगित किया गया है। यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है कि सरलता की कभी हंसी उड़ सकती नहीं है, यानी जीवन की सरलता की हंसी उड़ सकती है, इसलिए यहाँ सरलता का मानवीकरण अलंकार किया गया है। आगे देखो आप, 7वां प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। कौन से सुख का स्वप्न देखा था, कि वो अपनी प्रेयसी से किस प्रकार खिलखिलाकर बातें कर रहे हैं, कैसे मधुर चांदनी में बैठे हैं, उनकी प्रेयसी कितनी सुंदर है, उसका यहाँ हम वर्णन करेंगे। और कैसे कवि जब उस स्वप्न को देख रहा था या अपना जीवन जी रहा था तो कैसे मतलब सुख उसके करीब में आया उनके, और उनको गले लगाते लगाते उनको छोड़ करके मुस्कुरा करके चला गया। अब देखो, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। यानी कवि ने ये वाला स्वप्न अपनी कविता में अपने भावों के अनुसार इस प्रकार व्यक्त किया है। कैसे, देखो, कवि ने अपनी प्रेमिका को आलिंगन में लेने का सुख देखा था, यानी वो अपनी प्रेमिका को गले लगाने वाले ही थे, जो कि वो सुख जो आलिंगन में आते आते उससे दूर भाग गया। यानी कि उनकी जो प्रेमिका थी या उनकी जो प्रेयसी उनके साथ रह रही थी उनके दाम्पत्य जीवन में, वो उन्हें छोड़ करके चली गई। तो कवि कह रहे हैं कि वो मेरे जो सुख था उनके साथ रहने का, वो मेरे आलिंगन में यानी मेरे समीप आते आते मुस्कुरा करके मुझसे दूर चला गया। और वो उन मधुर चांदनी रातों की बातें कर रहे हैं जिसमें वो अपनी प्रेयसी के साथ प्रेम भरी बातें करते थे और वो आपस में खिलखिला करके हंसते थे। तो कवि क्या कह रहे हैं कि उनकी जो प्रिया के गालों की लालिमा है वो कैसी है, वो है उषाकालीन लालिमा से भी सुंदर प्रतीत हो रही है। तो ये कवि का कौन सा स्वप्न है, वो सुख का स्वप्न है जिसे कविता में कवि ने व्यक्त किया है कि मेरी प्रेयसी थी या मेरी प्रेमिका जो मेरे लिए एक सुख का अनुभव थी, वो मेरे समीप आते आते और मुझे आलिंगन करते करते मुस्कुराकर दूर चली गई। उन्हीं प्रेमिका के साथ बैठ कर के मैं मधुर चांदनी रातों में खिलखिलाकर हंसकर बातें किया करता था और उनके गालों की लालिमा उषाकालीन लालिमा से भी बहुत सुंदर थी। तो यहाँ कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा उसे कविता में इस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो देखो बच्चों, हमारा जो ये जयशंकर प्रसाद जी का पाठ है अध्याय 4 और उनकी कविता आत्मकथ है, आज हमने भावार्थ,
शब्दार्थ और इसके साथ ही अभ्यास प्रश्न के साथ में ही पूर्ण कर लिए। बच्चों, आप इसको सह प्रसंग व्याख्या को पढ़िए, साथ ही उसकी विशेषता देखिए एवं इन अभ्यास प्रश्नों को लिखकर याद करने का प्रयास कीजिए। बच्चों, इसमें 2 रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं। मैं इससे पूर्व 2 प्रश्न आपको पिछले पाठ में समझा चुकी हूँ। रचना और अभिव्यक्ति के जितने भी प्रश्न होते हैं बच्चों, आपको अपने शब्दों में लिखने होते हैं। उन्हें आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास भी कीजिए इन उत्तरों के माध्यम से। ये जो उत्तर मैंने बताए हैं आपको प्रश्नों के, यानी जो मैंने आपको इनका अर्थ बताया, इन अर्थों के माध्यम से या इन आंसर्स के माध्यम से आप अपने आप रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उन प्रश्नों में केवल आपके भावों को ही अभिव्यक्त किया जाना है। धन्यवाद बच्चों।